नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के काम पर बुकलेट जारी कर सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने पेश किया। इन 100 दिनों में योगी सरकार की ओर से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्य में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया। बता दें कि सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने एक और बड़ा कदम उठाया था। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। सरकार गठन के बाद 100 दिनों, 6 महीनों, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तय की। योगी सरकार जल्द ही लोगों के लिए तोहफा देने वाली है। अब आप सुकून के साथ यात्रा कर सकेंगे। आपकी यह यात्रा सुरक्षित और सुखद भी, वही जाम और प्रदूषण से मुक्त इस यात्रा के जरिए मंजिल तक शीघ्र पहुंचना बोनस होगा। नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक बसें और प्रमुख शहरों में निर्माणाधीन प्रस्तावित मेट्रो रेल इसका जरिया बनेंगे। गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने के बाद अब और शहरों में भी योगी सरकार मेट्रो रेल चलाने की तैयारी कर रही है। जबकि जल्द ही अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र भी हवाई सेवा से जुड़ेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चयनित संबंधित जिलों के हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए 1 जुलाई को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग हो चुका है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुगल शासकों से तुलना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए सपा प्रमुख मुगलों की नीति अपना रहे हैं। निरहुआ ने दावा किया कि यादव और मुसलमान वोट बैंक पर एकाधिकार समझने वाली सपा का यह समीकरण दोनों वर्गों के सियासी रूप से जागरूक होने की वजह से अब बिखर चुका है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। आगे बीजेपी सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत छोटे दिल के आदमी हैं। वह अपने सिवाय किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर अपने बयान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार से उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सपा प्रमुख के खिलाफ कानून सम्मत धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महिला आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है और कहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई से 3 दिनों के अंदर अवगत कराया जाए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में युवा पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि या तो यह योजना खत्म होगी या फिर सरकार बदलेगी। आगे जयंत ने कहा कि उन्हें युवाओं की शादी की चिंता सता रही है। जयंत चौधरी ने युवाओं से कहा कि जब आप लड़की देखने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास नौकरी है या नहीं। आप बताएंगे कि आप रिटायर हो चुके हैं। मेरी तो हो गई है, मुझे आपकी चिंता है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल का फॉर्मूला कहां से आया। जयंत ने कहा कि 15 साल के कार्यकाल को घटाकर 4 साल कर दिया गया, क्योंकि अगर 5 साल करते तो ग्रेच्युटी देनी पड़ती। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के एक और मुख्य साजिशकर्ता को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी बिल्डर हाजी वसी का बेटा अब्दुल रहमान है, जिसे कानपुर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बता दें, अब्दुल रहमान के खिलाफ भी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान रहमान ने कई राज उगले हैं। 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद घर जा रही भीड़ ने चंद्रेश्वर हाता के सामने नई सड़क पर जमकर बवाल किया था। इस दौरान गोलीबारी, पथराव और यहां तक कि बमबाजी भी की गई थी। इस मामले में तत्काल रूप से एसआईटी का गठन किया गया था, जो लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। जैसे ही पुलिस एक्शन में आई, 55 नामजद समेत 1000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। सपा विधायक आजम खान पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी
ईडी ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को तलब किया है। ईडी के सूत्रों की माने तो आजम खान के बेटे और पत्नी को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीख में लखनऊ के ईडी जोनल मुख्यालय में पेश होने के लिए समन गया था। इससे पहले आजम खान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसको लेकर अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी की 2 सदस्यीय टीम ने सीतापुर जेल में आजम खान से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी हरिकेश यादव की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। आजमगढ़ की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। पुलिस को जांच में पता चला था कि मुख्तार गिरोह से जुड़े हरिकेश यादव ने अवैध तरीके से कई प्रॉपर्टीज अर्जित की। इनमें से एक मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 18.63 लाख रुपए है। बता दें, सड़क निर्माण के ठेके में वर्चस्व को लेकर साल 2014 में एराकलान गांव के पास सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना में गोली लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने जांच की तो वारदात में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया था। योगी सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है जो पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ने का काम करते हैं। प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है कि अब पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाने में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी किया जाएगा। साथ ही साल के अंत तक सभी आवारा पशुओं और गौशालाओं में पहुंचा दिए जाएंगे। इसी बीच बरेली पहुंचे पशुधन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि दिसंबर 22 तक हमारा प्रयास है निराश्रित गोवंश को गौशाला में पहुंचा देंगे और इसके बाद फिर पशुपालक इन पशुओं को छोड़ने का काम करेगा तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। महोबा में मगरियापुरा स्थित नामदेव समाज के मंदिर में संत शिरोमणि नामदेव महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि में संत शिरोमणि नामदेव महाराज के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नामदेव समाज की जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें समाज के लोगों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से मनीष नामदेव को जिलाध्यक्ष और नितिन नामदेव को जिला महामंत्री का पद दिया गया। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की आज जो पुण्यतिथि हम लोगों ने समस्त समाज ने मनाई हुई है, तो उसमें समस्त समाज एकत्रित हुआ है और समाज एकत्रित होकर समस्त समाज के उससे हम लोगों ने अच्छे ढंग से पुण्यतिथि मनाई। महोबा में दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। जनपद में एक व्यक्ति को दबंग जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा है। दबंग से परेशान होकर पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जाँच शुरू कर दी है। पहले भी हमला हो चुका 6-7 साल के 10-15 महीने हो गए शायद, या 10 महीने करीब हुए होंगे। तब भी इन लोगों ने हम पे वार किया था और वही बच्चा जो आज हमें छेड़ रहा, परसों भी छेड़ा उसने। मतलब एक घटना फिर घटी, 2 घटनाएं पुलिस के अनुसार हुई। एक में हम दोषी पाए गए, मतलब हम उसको पागल करार दुनिया का बता दिया तो वो मानने हो गया। प्रदेश में रविवार से कुछ जिलों में मौसम साफ होने लगा है, तो वहीं कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल का आना जाना लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज समेत पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते प्रदेश में मौसम मिला जुला रहेगा। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।